प्रिय छात्रों, आज मैं डॉक्टर देविंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर KR डिग्री कॉलेज मथुरा, आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो हमेशा आपके काम आएगा। चाहे आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों या परास्नातक स्तर के विद्यार्थी, आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह टॉपिक हमेशा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपके समक्ष आता है। भाषा विज्ञान। आज मैं संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगा, चर्चा करूंगा। भाषा विज्ञान नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एकीकृत जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, शीर्षक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि भाषा क्या होती है, क्योंकि जब तक आप भाषा को नहीं समझेंगे तो भाषा विज्ञान भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा सामान्य रूप में हम सभी जानते हैं कि भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। लेकिन अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम बात करें, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से बात करें, तो कुछ परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले उन परिभाषाओं को जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली जो भाषा की परिभाषा आती है, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। यह है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार भाषा की परिभाषा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बाबू श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। प्रोफेसर नलिनी मोहन सान्याल के अनुसार, अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी इच्छा को तथा मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी के अनुसार, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप
मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस परिभाषा को देखते हैं कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यद इच्छा से, इसे हम अंग्रेजी में अगर कहें तो आर्बिट्री, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी अर्थात पहले से माना हुआ। यादृच्छिक शब्द अरस्तु के द्वारा दिया हुआ है। भाषा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यादृच्छिक अर्थात पहले से माना हुआ। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने जानकारी देते हैं। तो यह परिभाषा थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज का अर्थ है भाषा। लैंग्वेज अंग्रेजी का शब्द है। लैंग्वेज एक लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से बना है। LINGUA, लिंगुआ। लिंगुआ का अर्थ है जीभ। जीभ को अंग्रेजी में टंग बोलते हैं। TONGUE, टंग अर्थात जीभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, तमिल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में आती हैं। जैसे हिंदी को संस्कृत की बेटी कहा जाता है। अधिकतर शब्द हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं वो संस्कृत से या तो सीधे सीधे आते हैं। जो सीधे सीधे आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो थोड़े से विकार के बाद आते हैं। जैसे आग, तत्सम, ठीक वैसा ही जैसे संस्कृत में है। तद्भव उससे उत्पन्न, अर्थात वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं थोड़े से परिवर्तन के साथ, थोड़े से विकारित होकर जो शब्द हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा शब्द फ्रेंच भाषा के हैं और उससे भी अगर हम पहले की बात करें तो अंग्रेजी के बहुत से शब्द या तो ग्रीक भाषा से विकारित होकर आए हैं या लैटिन भाषा से
इटालियन लैटिन भाषा से विकारित होकर अंग्रेजी में आई। अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षर या वर्ण हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। सब जानते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा से ही अल्फ़ाबेट बना है। ग्रीक भाषा को सम्मान देने के लिए अल्फ़ाबेट आज भी चलता है। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हम पीएचडी करते हैं। भले ही आप किसी भी विषय में पीएचडी करें, हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें, संस्कृत में करें, कॉमर्स में करें, साइंस में करें, टेक्निकल एरियाज़ में करें, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी विषय में क्या करें, लेकिन आप सबके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डॉक्टर का अर्थ टीचर होता है, तो आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर माने तो वैद्य या चिकित्सक होता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि सर आपने पीएचडी की है, आप हिंदी पढ़ाते हैं या अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर आप डॉक्टर क्यों लिखते हैं? तमाम लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर का पहला अर्थ है टीचर। डॉक्टर मीन्स अ टीचर। अब आप कहेंगे सर आप तो गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर आप गूगल पर जाएंगे और DOCTOR डॉक्टर का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर मीन्स शिक्षक भी मिलेगा, विद्वान भी मिलेगा। एक शब्द के तमाम अर्थ होते हैं। हम जिस अर्थ को मान लेते हैं वही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, और यही यादृच्छिक, जो अभी शब्द भाषा की परिभाषा में आया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हम में से लोग मान लेते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ है और उसी को हम लेकर के चलते हैं। तो भाषा विज्ञान में एक शाखा अर्थ विज्ञान की भी आती है। अर्थ विज्ञान सिमेंटिक्स, अर्थ परिवर्तित भी होता है, अर्थ की दिशाएं हैं, दशाएं हैं, अर्थ संकुचित भी होता है, अर्थ का विस्तार भी होता है, अर्थ का आदेश भी होता है। पूरी तरह से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण इस समय मुझे याद आता है कि कक्षा 8 में जब हम पढ़ते थे तो सुभाषितानी एक किताब होती थी। उसमें था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, अगर आप दोबारा से इसे सुने। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं। उद्यम अर्थात उद्योग, उद्योग अर्थात परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सब जानते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। मनोरथ करने से, केवल मात्र चाहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। जंगल का राजा होना शेर का भाग्य हो सकता है, लेकिन शेर कहे कि मेरे मुंह में स्वयं
आप आ जाइए। तो मृग अर्थात पशु स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मरोते। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहां मृग का अर्थ पशु है। सोते हुए शेर के मुंह में मृग अर्थात पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, बल्कि उसे मेहनत करनी पड़ती है। जब जंगल का राजा होकर शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के हासिल नहीं होता है। गीता में एक जगह आता है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। बुद्धि का लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर आपके कई सारे लक्ष्य हैं तो आप भटक जाएंगे। आध्यात्मिक अर्थ इसके अलग हो सकते हैं भी, लेकिन एक सामान्य अर्थ में एक छात्र को समझाने के लिए, एक विद्यार्थी को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन। बुद्धि का लक्ष्य एक होना चाहिए। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध अव्यवसायिना। यू मस्ट हैव ए सिंगल पर्पज in your life and full dedication to that single purpose. If you have many purposes in your life will be scattered in many directions and you will get nothing. तो बच्चों से कहा जाता है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें इसी तरह से समझाते थे कि सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आखिर आपको बनना क्या है, करना क्या है। प्लान फॉर द वर्क एंड वर्क फॉर द प्लान। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए आपको कोई योजना बनानी चाहिए और उस योजना पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। तो भाषा की मैं बात कर रहा था। डॉक्टर का अर्थ बताया कि डॉक्टर माने ए टीचर। यहाँ पर अरस्तु के समय की अगर हम बात करें तो जैसे आज नई शिक्षा नीति में आपको मल्टीलिंगुअल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत सारी बातें हैं जो एक ही व्यक्ति को सिखानी है। और बच्चे को भी जो है बहुत सी भाषाएं सीखनी है, बहुत से पाठ्यक्रम भी उसको पढ़ने हैं, उसको मल्टी टैलेंटेड होना है। तो अरस्तु के समय में एक टीचर अधिकतर विषयों को पढ़ाता था। वही साइंस भी पढ़ाता था, वही आर्ट्स भी पढ़ाता था, वही कॉमर्स भी पढ़ाता था। अगर आज आप देखें तो नई शिक्षा नीति में लगभग वही चीज़ें आ रही हैं। तो डॉक्टर मीन्स अ टीचर, वो सब पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे अर्थ का संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, अर्थ संकुचित हो गया, सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। डॉक्टर वैद्यकीय या चिकित्सीय जो है पेशे के लिए, व्यवसाय के लिए वहाँ पर प्रयुक्त होने लगा, और टीचर जो है वो एक दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। एक आपको एक बहुत ही ऐसे तमाम जो है अर्थ हैं भाषा